हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। और आज की इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में हम पीसीएस प्रीलिम्स के 2015 के पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर डिस्कस होगा ये ज्योग्राफी के डोमेन से हम लोग डिस्कस करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके इसी प्रकार से पुराने पेपर्स को रिविजिट कर सकते हैं। रिविजिट करने का मतलब है कि जिन लोगों ने तैयारी ऑलरेडी करी है तो दे नो कि किस प्रकार से पेपर पूछा जाता है, तो हमने उस पेपर को किस प्रकार से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए और सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि भाई प्रीलिम्स का कैलिबर क्या है क्वेश्चंस का, तो वो कैलिबर भी आप जान पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से चीजें पढ़ाई जाएंगी। ऑलराइट, तो इसलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन 2015 में पीसीएस प्रीलिम्स में ज्योग्राफी की डोमेन से जो आया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी जैसे प्राइमरली अगर पूछी जाती है पीसीएस के अंदर, और अगर आप देखोगे भी, अगर आप प्रपोज सिलेबस देखोगे पीसीएस का, तो उस प्रपोज सिलेबस के तहत आप देखिए कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो टोटली, अगर एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा पार्ट दे रखा है जो कि क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है। बाकी अन्य जो भी पार्ट ज्योग्राफी का दिया हुआ है वो सारा इंडियन ज्योग्राफी के डोमेन से दे रखा है। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे पॉपुलेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वाटर रिसोर्सेज है, माइंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, प्लानिंग है, ये सब कुछ इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट से ही आता है। ऑलराइट, तो इसी के तहत हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सवाल पूछा है, एडम्स ब्रिज स्टार्ट एट। तो एडम्स ब्रिज, यहां ब्रिज वर्ड मिसिंग है। एडम्स ब्रिज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राम सेतु। हमने जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था वहां पर भी इसी प्रकार का एक सवाल आया था। प्रोजेक्ट सेतु समुद्रम वहां पे आया था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने के लिए यह प्रोजेक्ट लाया गया है। ऐसे ही ये एडम्स ब्रिज, हम जब इंडिया का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे हमारे एक आइलैंड है जहां से ये राम सेतु स्टार्ट होता है। और अगर हम पूरी एंशिएंट लेजेंड के अकॉर्डिंग जाएं, अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाएं, तो हम बोलते हैं कि यहां से राम जी ने ब्रिज बनाना स्टार्ट किया था कि श्रीलंका के अंदर एंट्री ले पाए। तो ये जो कोरल्स के बने हुए पत्थर हैं उसी को राम सेतु या एडम्स ब्रिज हम लोग बोल रहे हैं। अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज है, हिंदी में राम सेतु है। ये एक आइलैंड है, यहां से स्टार्ट होता है। अब इस आइलैंड का इन्होंने पूछा है क्या ये धनुषकोडी से होता है, मंडपम से होता है, पंबन से होता है या रामेश्वरम से होता है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है रामेश्वरम, जहां पे बोला जाता है कि रामचंद्र जी ने पूजा करी थी और यहीं से फिर ब्रिज स्टार्ट किया और राम के नाम पे ही ये रामेश्वरम नाम इसका रखा गया। यहीं पे ही विवेकानंदा ने तपस्या भी करी है। तो रामेश्वरम के साथ साथ अंग्रेजी में इस आइलैंड का नाम रखा पंबन आइलैंड। तो ब्रिटिश इसे पंबन बोलते थे, हिंदुस्तानी से रामेश्वरम बोलते हैं। तो ये दोनों इसी आइलैंड के नाम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि दो ऑप्शन हो नहीं सकते। तो मींस इस आइलैंड में जो इसका लास्ट पॉइंट है, इफ कंसीडर दिस इज अ पंबन आइलैंड, इसका जो लास्ट पॉइंट है जहां से ये ब्रिज इनिशिएट होता है, इस पॉइंट का नाम है धनुषकोडी। तो राइट आंसर विल बी धनुषकोडी। तो धनुषकोडी इसका राइट आंसर होगा। अगर इसका एक बार हम मैप देखेंगे कि एग्जैक्टली राम ब्रिज कहां से शुरू होता है, तो आप ये मैप में देख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का मैप है और यहां पे ये रहा वो आइलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, रामेश्वरम आइलैंड और पंबन आइलैंड। इस पंबन आइलैंड के ये जो सबसे एक्सट्रीम सदर्न एंड है, यहां से एडम ब्रिज स्टार्ट हो रहा है या राम सेतु स्टार्ट हो रहा है जो श्रीलंका में एंटर करता है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर सकते थे। चलिए जी, बड़ा फिर सिंपल सवाल, पिछली बार भी पूछा था हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा था। 3 प्रोजेक्ट दिए थे, बगलियार प्रोजेक्ट दिया था, दुलहस्ती दिया था प्रोजेक्ट, और जो है इन प्रोजेक्ट को बताया था कि ये कहां पे कौन से रिवर के ऊपर बनाए हुए प्रोजेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, दीज प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड ओवर द रिवर चेनाब। ठीक है, बगलियार है, दुलहस्ती है, ये प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं बगलियार प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड ओवर द रिवर चेनाब। ऑलराइट, चलिए मूविंग अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी की डोमेन से है, रॉक सिस्टम या जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा हुआ सवाल है। वो पूछते हैं शेल फ्रॉम विच शेल गैस इज प्रोड्यूस इज अ टाइप ऑफ। तो शेल एक पत्थर है जहां से शेल गैस निकलती है, और अगर आपको पता होगा तो इस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक का बेड होता है और इस सेडिमेंट्री रॉक के बेड के अंदर ही शेल गैस ट्रैप्ड फॉर्मेट में मिलती है। शेल एक नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस जनरली सेडिमेंट्री रॉक में मिलती है। सेडिमेंट्री में भी शेल, क्योंकि शेल टाइप की रॉक के अंदर मिलती है तो इसका नाम शेल गैस ही रख दिया है। तो शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ऑलराइट, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आप पत्थरों को देखोगे तो आप मल्टीपल सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सैंडस्टोन एक है, लाइमस्टोन एक है, जिप्सम एक है, कॉन्ग्लोमरेट एक है, तो शेल एक है। शेल मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है अगर लगातार इंटेंस हीटिंग एंड प्रेशर हो, और स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है।
ऑलराइट, तो मेटामॉर्फिक रॉक इसका जो है स्लेट वर्जन है शेल का। चलिए जी, नंबर 4 क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, लोकेशन के ऊपर से आया हुआ सवाल है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दुनिया के किस किस कंट्री से पास होता है। तो आपको पता है अगर ये इक्वेटर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर से पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदन से। अब आप लोगों के लिए क्या एक्सरसाइज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज को याद कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी ज्यादा कंट्री से पास नहीं होता। तो इसके लिए एक बार मैं मैप आपको दिखा देता हूं, फिर आंसर पे वापस आ जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिन जिन कंट्रीज में कलर फॉर्मेट में किया हुआ है, ब्राजील से पास होता है, अर्जेंटीना, चिली और पैराग्वे, ये 4 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जहां से ये पास होता है। आप इन्हें नोट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड चिली। नंबर 2 अफ्रीका की अगर जिन कंट्री से पास होता है, 4 कंट्री है, अगेन ये कंट्री के नाम है साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना एंड मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। तो ये 5 नेशन से पास होके निकल रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से ये पास होता है। तो बड़ा सिंपल सा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है तो कम ही नेशन से पास होता है। अगर इसका आंसर देखेंगे, इज इट पासिंग थ्रू ऑस्ट्रेलिया, वेरी ट्रू, नामीबिया वेरी ट्रू, ब्राजील वेरी ट्रू, चिली वेरी ट्रू। तो डी इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन कि ये चारों ही नेशन से पास होता है। तो लोकेशन बेस्ड के ऊपर सवाल था। एक और सवाल देखिए लोकेशन के ऊपर, हिंदुस्तान से आया हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने कहा था वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज याद करो, इंडिया में कहां कहां से पास हो रहा है। तो अगर आप इंडिया में लोकेशन देखोगे तो दिस इज हाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 क्लाइमेटिक जोन। द सदर्न जोन ऑफ इंडिया, द पेनिनसुलर जोन ऑफ इंडिया इज हैविंग इट्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट while the northern part of India is having its subtropical और टेम्परेट क्लाइमेट। तो यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जहां आप हम पंजाब में, हिमाचल में और दिल्ली में, चंडीगढ़ में लोग बैठे हुए हैं। तो अगर इसमें से देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है, एक मैप देख लेते हैं क्विकली। देखिए गुजरात और राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा जहां से पास होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा, इन दोनों जगह से पास होता है। तो अगर आप देखोगे इन टोटलिटी 8 स्टेट से ये कैप्रिकॉन पास होके निकलता है। तो आंसर में देखते हैं, गुजरात से पास हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, झारखंड से हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, मिजोरम से हो रहा है, आसाम से नहीं हो रहा है। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट चॉइस। तो 1, 2, 4 इज ए ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट चॉइस। आप देखिए ये असम है, दिस इज असम, तो यहां से पास नहीं हो रहा। अगेन लोकेशन ऑफ इंडिया से पूछा गया सवाल है, सिंपल सवाल था। ऑलराइट, चलिए जी, मूविंग एड टू दिस 6th क्वेश्चन। ये क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से पूछा गया सवाल है। वो पूछते हैं ये जो सारे शावर्स हैं, ये जो सारी टाइप की रेनफॉल है, इनको बोला जाता है, एक्सेप्ट विंटर रेनफॉल, इनको बोला जाता है नॉर्वेस्टर्स या प्री मॉनसून शार इनको बोला जाता है। कि मॉनसून आने से पहले जो बारिशें होती हैं उनके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम है। लू कहां पे चलती है, काल बैसाखी कहां पे आता है, मैंगो शार्ट्स कहां पे हैं, विंटर रेनफॉल कहां पे होती है। हिंदुस्तान का मैप देखते हुए चलिए, देखिए लू का जो फिनोमिना है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का है, नॉर्थ इंडिया में भी गंगेटिक प्लेन्स का है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन का फिनोमिना, लू यहां पे चलती है। तो वेस्ट बंगाल में लू नहीं चलती, केरला में नहीं चलती, तमिलनाडु में नहीं चलती, राजस्थान में चलती, तो बिल्कुल ठीक है। तो 1 के लिए 4 इज द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो 1 में 4 एक ही जगह है, ए का 4, और अपने आप आंख बंद करके इसी को सही कर लीजिए। फिर भी आगे देख लेते, काल बैसाखी, आपको पता है प्री मॉनसून शार में काल बैसाखी एक शार है जो वेस्ट बंगाल में इस प्रकार की रेनफॉल होता है। तो बी का 1 चॉइस बिल्कुल ठीक दे रखा है। मैंगो शार, आपको पता है साउथ इंडिया में इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंगो कल्टीवेशन है। मैंगो शार, इस प्रकार के शार को केरला में बोला जाता है, तो केरला में इनका नाम मैंगो शावर, या आप इनको कॉफी शावर भी बोला जाता है, चेरी शावर भी बोला जाता है। तो तीनों नाम मैंगो, चेरी, कॉफी यहां पे बोला जाता है। विंटर रेनफॉल, आपको पता है हिंदुस्तान में विंटर रेनफॉल केवल इस हिस्से में होती है जिसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट पे, जिसमें हम तमिलनाडु का अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश को मानते हैं। तो यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है। तो तमिलनाडु इज द ओनली पार्ट जहां पे विंटर के महीने में रेनफॉल होती है। तो डी का 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सबके हिसाब से ये ठीक चॉइस आ रहा है, तो ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। सिंपल सवाल है, क्लाइमेट के डोमेन से पूछा हुआ सवाल है। ऑलराइट, एक बार इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए जो मैंने प्री मानसून शार के लिए आपको बताया था, इधर काल बैसाखी, बारडोली चीरा या टी शार इसको आसाम में बोला जाता है, मैंगो शार, कॉफी शार, चेरी ब्लॉसम यहाँ पे इसको बोला जाता है। और दिस इज द पार्ट जहां पे विंटर में रेनफॉल होती है, जिसको बोला जाता है आपके कोरोमंडल कोस्ट में विंटर के टाइम पे रेनफॉल होती है। और इस टाइप के
अगर आप देखोगे यहाँ पे रेनफॉल होने के कारण पूरे हिंदुस्तान में, एक बताता हूं, ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पूरे हिंदुस्तान में यहीं पे मिलते हैं। बड़ी यूनिक बात है, एवरग्रीन है और ड्राई शब्द इस्तेमाल है। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पूरे हिंदुस्तान में यहीं पे मिलते हैं जहां पे विंटर रेनफॉल का फिनोमिना है। ऑलराइट जी, चलिए जी, मूविंग अहेड विद द सेवेंथ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। ये कहता है कि सन 1 डिग्री जब चलता है, लॉन्गिट्यूड चलता है, तो कितना मिनट होता है, कैलकुलेशन वाइज बताते हैं। सरल सवाल, आपको पता है कि 24 घंटे, अगर 360 डिग्री जब धरती घूम जाएगी पूरी अपनी धुरी पे, व्हेन अर्थ विल रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बाय 360 डिग्री, मींस 24 घंटे का समय हो गया। 24 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ऑलराइट, कैलकुलेशन सिंपल है, 24 घंटे में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितने मिनट चला, यही पूछा है। 1 डिग्री में चला 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। 66 जा 36, 6 को 24 करो तो 4, तो मींस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 4 मिनट्स। जहां पे 4 दिखे राइट आंसर कर दो, तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। सिंपल कैलकुलेशन, 360 डिग्री अर्थ को घूमने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स लगते हैं इसका मतलब, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360। सिंपल क्वेश्चन। सिमिलर लाइन का क्वेश्चन देखिए कैलकुलेशन वाइज। Assuming the earth is a perfect sphere, 1 degree of latitude would cover approximately how much distance on the earth? कहता है अर्थ को मान लीजिए एक गोल जो है स्फेयर है, तो मींस अगर लैटिट्यूड, हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, हमें पता है कि तकरीबन जो है हमारे पास तकरीबन हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो 360 लॉन्गिट्यूड अर्थ में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या करना है कि अर्थ का अगर सरकमफेरेंस हम मान लेते हैं, जैसे अर्थ का सरकमफेरेंस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला इज 2 पाई आर। 2 पाई इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तकरीबन 6400 किलोमीटर हम मानते हैं। ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तकरीबन 40,000 किलोमीटर अर्थ का सरकमफेरेंस है। इस सरकमफेरेंस में अगर आप नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड बना दोगे तो 360 है, तो मींस 40,000 को अगर आप डिवाइडेड बाय 360 कर दोगे, जितने लॉन्गिट्यूड हमारे बने हैं, तो इसको अगर डिवीजन करोगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर का आपका आंसर आएगा। तो दिस हैज बीन आस्क्ड कि कितने जो है लॉन्गिट्यूड बनते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, और एक मींस कितने दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितनी दूरी होती है, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड अगर अर्थ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक परफेक्ट स्फेयर होता, और दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ओवर द इक्वेटर। अब परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इक्वेटर पे 40,000 किलोमीटर का हमारा सर्कमफेरेंस है, तो दिस इज द कैलकुलेशन। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है ओवर द इक्वेटर। ऑलराइट जी, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। डन जी। चलिए अब देखिए, मैंने जान के इसको रेड कर दिया क्योंकि इसमें ट्रिकी यही वाला पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ध्यान रखिए, नॉट ट्रू पूछा गया विद रेफरेंस टू द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, कि व्हीट को ग्रो करने के लिए किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। तो पहले समझ लीजिए, व्हीट इज अ नेचर ऑफ ग्रास। ग्रास को उगाने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। हिंदुस्तान के उन हिस्सों में व्हीट कल्टीवेशन है जहां रेनफॉल कम है। हाई रेनफॉल में गेहूं नहीं उगाया जाएगा, चावल उगाई जाएगी, राइस कल्टीवेशन होगा। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए। दूसरा, व्हीट इज अ टेम्परेट क्रॉप, जहां पे ठंडक है वहीं पे उगाया जाता है। सदर्न इंडिया में व्हीट मिसिंग है क्योंकि वहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो मोटी मोटी दो चीजें, कूल क्रॉप है, कम पानी की रिक्वायरमेंट है। अब इसके हिसाब से देखो, इट रिक्वायर्ड कूल ग्रोइंग सीजन, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं हुई, तो वन जहां जहां पर है उस ऑप्शन को काट दो। दूसरा, इट रिक्वायर्स अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ इट्स राइपनिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो टू भी जहां जहां स्टेटमेंट है काट दो। अब इसको कैसे समझो, पंजाब से आप बिलोंग करते हैं, आपको पता है जब भी सर्दियों में, यहां पे व्हीट कल्टीवेशन है पंजाब में, जब भी सर्दियों में अनटाइमली रेनफॉल होगी, मार्च के महीने में, फेब के महीने में रेनफॉल होगी, जब गेहूं के सूखने का समय है, हमेशा से व्हीट का नुकसान हुआ है। और हर साल होता है जब भी हम बोलते हैं कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल के पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो आप देखोगे एग्रीकल्चर पे उसका रिपरकशन है। और हर साल ऐसा ही हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे दिख रहा है कि रेनफॉल के पैटर्न बदल रहे हैं। तो उसके हिसाब से हर साल हमारा व्हीट खराब हो रहा है पंजाब के अंदर, क्योंकि अनटाइमली रेनफॉल है, क्योंकि उस टाइम पे धूप चाहिए, बारिश नहीं चाहिए। इट रिक्वायर्स मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, गलत बात है। इससे तो 100 से कम मिल जाए, 60 मिल जाए, 70 मिल जाए, 50 मिल जाए तो भी ग्रो हो जाता है। इसको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट ग्रोज इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। ये इंडिया के ट्रॉपिकल पार्ट में ही ग्रो होती है।
सब ट्रॉपिकल पार्ट में ग्रो होती है, गर्मियों में ट्रॉपिकल नीचे सदर्न इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया मेजरली ट्रॉपिकल है, तो वहां पे व्हीट कल्टीवेशन नहीं होता। तो 3 and 4 आर अनट्रू, तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। यहां गलत लिखा है, ए नहीं है, इट्स सी, तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। हिंदुस्तान में मैप देख लेते हैं व्हीट कल्टीवेशन का। देखिए जहां जहां पे ट्रॉपिक एरियाज है वहां व्हीट कल्टीवेशन नहीं होता। महाराष्ट्र लिख तो दिया, लेकिन महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में यहाँ व्हीट कल्टीवेशन का जो क्वांटम है, जो लैंड एरिया डिवोटेड है, वो कम है। मेजरली ये रही व्हीट कल्टीवेशन की पॉकेट्स। डन है जी। तो दीज आर द क्वेश्चन विच वी हैव पिक्ड। टोटल 9 सवाल आए थे पीसीएस के अंदर आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो मींस परसेंटेज तकरीबन ज्योग्राफी की 10% क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी की डोमेन से तो आते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिया, जिसने अगर ठीक से थोड़ी सी भी तैयारी करी है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो सिंपल क्वेश्चंस थे। ऑलराइट, चलिए यहीं पे खत्म करते हैं आज का सेशन। आप इन सारी सीरीज को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है, ट्यून रही है, इनके नोट्स भी शेयर होते हैं टेलीग्राम पे, हमारी प्लेलिस्ट भी बनाई जा रही है हमारी ऐप के ऊपर या वेबसाइट पे, वहां से भी इन लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट जी, चलिए, थैंक्स अ लॉट।